पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासत का पारा अब चढ़ने लगा। सोनार बांग्ला के संकल्प और मिशन सरकार बनाओ के लक्ष्य के साथ बीजेपी इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2026 के महासंग्राम का शंखनाद अब मंदिर की घंटियों और शंख ध्वनि के साथ हो चुका है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां आज वो नादिया के मायापुर में इस्कॉन मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। अमित शाह इस दौरान इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। जोर शोर से प्रचार में जुटने के लिए रणनीति बीजेपी बना रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी 1 मार्च से बड़े स्तर पर परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी के लिए बंगाल में सत्ता संघर्ष सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त राजनीतिक धार्मिक पहचान की जंग है, जो पार्टी की हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को अगले स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। गृहमंत्री अमित शाह, जो पहले भी बंगाल में अपनी सख्त रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, अमित शाह न सिर्फ बीजेपी की विकासवादी नीतियों को जोर शोर से उठा रहे हैं, बल्कि हिंदू वोटों को साधने के लिए कड़ी मेहनत भी की जा रही है। बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में मिशन मोड में नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं और लगातार मिशन बंगाल को अंजाम दे रहे हैं। मिशन बंगाल के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है और इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना इसी कड़ी के तौर पर अब देखा जा रहा है। गौरव मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट का फेल्योर है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय बीजेपी के हाथ में। इसके साथ ही महिला सुरक्षा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय मुद्दा बना हुआ है, जिसके ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। वेस्ट बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति क्या, और जब आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो कौन सी वो चुनौतियां हैं जो इस समय सरकार के लिए पैदा करने की कोशिश बीजेपी की है एक विपक्ष के तौर पर? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ये 1 महीने में दूसरी बार पश्चिम बंगाल का उन्होंने दौरा किया। और आप समझिए इस दौरे की जो महत्वता है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दौरा है अमित शाह का इस बार बिल्कुल एक तरीके से हम कहें कि राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि अमित शाह को एक निमंत्रण था। उस निमंत्रण पर मायापुर स्थित जो इस्कॉन मंदिर है वो वहाँ पर पहुँचे थे और अपने संबोधन में भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बताए कि पश्चिम बंगाल जा रहा है मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर, तो उन्होंने भी इस बात को वहां उस संबोधन के दौरान अमित शाह ने उसका जिक्र किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करें तो वहां पर जो साधु संतों का एक वर्ग था, जो प्रबुद्ध वर्ग था, उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह ने तकरीबन 1 घंटे का जो समय है वो व्यतीत किया। और जब अमित शाह पश्चिम बंगाल वहां पर पहुंचे तो वहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा तमाम जो बीजेपी कोर इकाई के जो नेता हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। और इस पूरे कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने के बाद से फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन एक मैसेज बहुत साफ है बंगाल को लेकर के कि अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं, कई सभाएं हैं, वो पश्चिम बंगाल में होनी है, जिसकी पृष्ठभूमि गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन अभी से तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरे का सबसे बड़ा सियासी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की छवि है राष्ट्रवाद, वो कहीं ना कहीं उस छवि को लेकर के ग्राउंड पर जाएगी और चुनाव को लड़ेगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम के माध्यम से वो एक पूरा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा है, वो निश्चित तौर पर एक मैसेज उनके तक जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें इस्कॉन की तो इनकी जो जड़ें हैं सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत दूर दूर तक हैं। उन्होंने अहमदाबाद का भी जिक्र किया जहां से अमित शाह आते हैं। तो साफ तौर पर एक पुराना जुड़ाव इस्कॉन के साथ है और आज उसके कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। बहुत सारी
सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें पश्चिम बंगाल को लेकर के, तमिलनाडु को लेकर के, तो अभी से ग्राउंड पर जो पूरा काम है, चाहे वो बूथ स्तर पर मैनेजमेंट का मामला हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के दृष्टिकोण से चुनाव प्रचार किस तरीके से होना है, कैसे करना है, उसका मामला हो, ये सभी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम घुसपैठ का बंगाल मामला लगातार ने एक बीजेपी की महत्वपूर्ण तरफ से रणनीति उठाया जा बनाई रहा है। है। एसआईआर पर कैसे ममता सरकार की तरफ से लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये जो मुद्दे हैं वो ग्राउंड पर जो मतदाता हैं उनके भी मुद्दे हैं? क्या इससे बेनिफिट सीधे सीधे बीजेपी को होता हुआ नजर आता है? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल की बात करें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ पर बोलते आई है और खास करके घुसपैठ को मुद्दे को उठाते भी आई है। देश की सुरक्षा को कितना खतरा है घुसपैठ से, और लगातार इसको लेकर के सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि आप देखिए महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जगह जगह पर एक बड़ा कहीं ना कहीं घुसपैठियों को पकड़ने का, चिन्हित करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का अभियान भी चला। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा रहेगा और बीजेपी को पता है कि इस पर कैसे काम करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा हाल ही में खुद जो ममता बनर्जी है दिल्ली आई थी, चुनाव आयोग के बाहर पहुंच गई थी और साफ तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से जो नाम कटे थे, 2 बसों में उनको साथ लेकर के उन लोगों को घूमना, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अपने नाक की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में आके लड़ रही है। तो ये दिखाता है कि एक जो दबाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी चुनाव से ठीक पहले दिखाई दे रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70 लाख के आसपास जो नाम कटे हैं, जो एक तरीके से ऐसे वोटर्स थे मौजूद ही नहीं थे या फिर उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं एक दबाव का कारण जरूर बना है। और उसी को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी। उनका यह भी दावा था कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि जीवित हैं लेकिन उनके नाम को काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक नाक की लड़ाई ममता बनर्जी की तरफ से भी लड़ी जा रही है। और आपको ध्यान हो कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे पिछले साल की बात करें, दिसंबर के महीने में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। साफ तौर पर कहा था कि टीएमसी में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, कुछ भ्रष्टाचारी जेल गए हैं और कुछ को जब सरकार आएगी तो और भी खुलासे होंगे, वो भी जेल जाएंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात को कहा था। तो साफ तौर पे ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैलियों में पूरा फोकस करेगी। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में 6 जोन में पश्चिम बंगाल को बांट चुकी है। मार्च से जो परिवर्तन यात्राएं हैं उसको शुरू किया जाएगा और हर परिवर्तन यात्रा में हर जोन में एक केंद्रीय मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अगर हम बात करें मार्च की, तो एक तरफ जहां होली का त्योहार शुरू होगा तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान को भी हवा देना शुरू कर देगी। और पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर परिवर्तन यात्राओं का जो एक दौर है, इस्कॉन में वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या एक धार्मिक आयोजन है या इस्कॉन पहुंच करके एक चुनावी संदेश है जो पूरे वेस्ट बंगाल को देने की कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक पूरा अगर कार्यक्रम की बात करें, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिस तरीके का ये कार्यक्रम था जब अमित शाह वहां पर पहुंचे और एक बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की बात होती है, आपने देखा होगा इससे पहले और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं किस तरीके से उन महिलाओं के साथ, चाहे वो रेप का मामला हो, हिंदुओं के टारगेट किलिंग का मामला हो, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला हो, तो ये कहीं ना कहीं एक जो हिंदुत्व का कार्ड है वो कहीं ना कहीं अमित शाह ने इस दौरे से अपने जरूर खेला है। और इस्कॉन की अगर बात करें, जिस जगह पर वो पहुंचे थे अमित शाह, वहां तकरीबन 1 घंटे तक रहे, तो उनका अगर हम बात करें उस पूरे हिस्से में पश्चिम बंगाल में एक अच्छा खासा उनका तबका, एक अच्छी फॉलोइंग है। तो उस कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर बिना बोले एक बड़ा मैसेज जरूर सेट किया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे से या फिर ऐसे तमाम विषयों से समझौता नहीं करने वाली है। हालांकि चुनाव का समय है, आपने भी देखा चुनाव के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मंदिर मंदिर जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव का जो दबाव भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनाव से पहले बना रही है, इससे जरूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो मुश्किलें वो जरूर बढ़ते नजर आ रही है। तो गौरव, क्या ये कहा जाए, आपने ममता बनर्जी का भी नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर है, तो क्या ये माना जाए कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो रणनीति है उसी की वजह से गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और क्या ये बंगाल में काम करेगा दोनों ही तरफ से?
देखिए, मौजूदा समय में अगर हम देखें इस पूरे दौरे को, निश्चित तौर पे ये काम भी करेगा। और जिस तरीके से अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम था, 1 घंटे का कार्यक्रम, और आप देखिए कि इस महीने में दूसरी बार अमित शाह का जाना और सिर्फ इसी कार्यक्रम में जाना, इसके अलावा कोई भी अलग से राजनीतिक कार्यक्रम वहां पे अमित शाह का नहीं है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके की प्रतिबद्धता है, खास करके। और जो हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग की बात होती है, कार्यकर्ताओं पर हमलों की बात होती है। ये इस चीज को साफ उन कार्यकर्ताओं तक संदेश है कि फिलहाल इस तरीके की लाइन से कोई पार्टी समझौता नहीं करने वाली है। उनके टारगेट पे इस तरीके के जो लोग हैं वो रहेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के आगे की चुनावी एजेंडे की, तो उस पर भी लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है। नितिन नवीन भी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पे गए थे, 2 दिन वो वहां रहे भी थे, उसके बाद गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए या फिर तमाम ऐसे आयोजनों के लिए किस तरीके की प्रतिबद्धता जो है वो दिखाते हुए नजर आती है। और गृह मंत्री अमित शाह का जुड़ाव जो है वो काफी दिनों से इस्कॉन के लोगों के साथ है। जगह जगह इस्कॉन के कार्यक्रम में जाते हैं। अहमदाबाद का भी उन्होंने जिक्र किया था कि जब कार्यक्रम होते हैं वो वहां पहुंचते हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक तरीके का ये जो कार्यक्रम था, एक बड़ा संदेश जरूर इस पूरे कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह ने सेट कर दिया पश्चिम बंगाल में। गौरव, और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर वैष्णव परंपरा और इस्कॉन का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में वोटर्स पर इसका इफेक्ट कितना पड़ सकता है, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पे वोटर्स पे भी इसका जो है लगातार सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान हो कि इससे पहले ही अगर हम बात करें जुलाई अगस्त के आसपास में पिछले साल खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने तकरीबन 12 से 13 दिनों का प्रवास किया था पश्चिम बंगाल में, और उस प्रवास के दौरान अलग अलग वर्गों के साथ, प्रबुद्ध वर्गों जनों के साथ उन्होंने मुलाकात किया, बातचीत किया। तो ये जो पूरी पिच थी उसको संघ ने अपने तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल में जाकर के तैयार किया, अलग अलग वर्गों से बातचीत करना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वो वोटर जो हार्डकोर बीजेपी को वोट करता है, खास करके हिंदुत्ववादी वोटर्स की बात करते हैं, जो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पे हमेशा साथ रहते हैं, राष्ट्र के मुद्दों पे, तो उनको सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय की बात होती है, अच्छी खासी उनकी तादाद है वहां पर, लोग उसको फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस्कॉन की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बहुत बड़ी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों तक एक बड़ा मैसेज जरूर इस पूरे दौरे से सेट दिया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो दौरा है अमित शाह का, ये एक महत्वपूर्ण दौरा भी है। और खास करके हिंदुत्व के लिहाज से पार्टी जिस चीज को सोच करके चल रही है, उन कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज देना कि लगातार जो पार्टी कहती है उस तरीके के आयामों पर चलती भी है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक इंपैक्टफुल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा को पता है उसके कोर वोटर कहां हैं और किस तरीके से उन तक एक मैसेज देना है। तो लगातार पार्टी इस दिशा में कदम उठा रही है, और इसी दिशा में कदम उठाते हुए परिवर्तन यात्रा की अगर हम बात करें, उसमें केंद्रीय मंत्रियों को ग्राउंड पे भेजने की बात करें, 6 जोन में पश्चिम बंगाल को बांटने की बात करें, ये सभी रणनीति जो है ये तकरीबन 6 से 7 महीने पहले से ही तैयार की गई है। 7 महीने पहले ही नहीं गौरव, लगभग आज से 1.5 साल पहले से ये जो रणनीति है बीजेपी की वो शुरू हो चुकी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव भी जो है वो शामिल हैं। क्या भूपेंद्र यादव की जो संगठनात्मक जो शक्ति है, एक जो कैपेसिटी है, वो क्या इस बार बीजेपी के लिए गेम चेंजर बंगाल में साबित होगी? देखिए, निश्चित तौर पे, और सबसे बड़ी बात ये होती है जब प्रभारी जिस राज्य में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से उनका किस तरीके का जुड़ाव है उसका बड़ा लाभ मिलता है। और भूपेंद्र यादव को एक अच्छा खासा अनुभव है, कई राज्यों में उन्होंने इस चमत्कार को करके दिखाया भी है, जो उनका एक राजनीतिक अनुभव लगातार पार्टी को मिलता भी है। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना के चल रही है। ड्राइंग रूम में बैठकों की अगर हम बात करें, उन कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करें, इसके अलावा छोटे छोटे स्तर पे उन नुक्कड़ सभाओं की बात करें, उनसे संवाद स्थापित करने की बात करें, ये पार्टी की वो प्रक्रिया है जिसको कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव अच्छे से जानते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि एक बड़ा फीडबैक उन तक आता भी है, और वो फीडबैक आला कमान तक जाता है। यानी कि जो फीडबैक भूपेंद्र यादव तक आता है, एक वो फीडबैक होता है जो साफ तौर पर ग्राउंड पे चीजें चल रही होती हैं, और आगे किस तरीके का नैरेटिव आने वाले दिनों में ग्राउंड पर सेट करना है चुनाव से ठीक पहले। तो ये चुनावी समझ जरूर भूपेंद्र
भूपेंद्र यादव की है, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलता है। शायद यही बड़ी वजह है कि कई बार कई राज्यों की जिम्मेदारियां जो हैं भूपेंद्र यादव को दी गई हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो तैयारी है वो करते नजर आ रही है, क्योंकि ये दो वो राज्य हैं जहां बीजेपी लगातार कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुकी है, उनकी सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन ये वो दो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहेगी कि सत्ता में उनकी वापसी भी हो। और फिर गौरव, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, वेस्ट बंगाल का चुनाव इस बार क्या विकास बनाम जो पहचान की राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या ये भी कुछ बदलाव लेकर के आएगा? क्योंकि बीजेपी जब भी बात करती है विकास की बात करती है, और वेस्ट बंगाल में खास तौर पर जब भी चर्चा होती है तो पहचान की चर्चा होती है। नॉर्थ ईस्ट का भी इलाका और कुछ और ऐसे इलाके, ऐसे में इस बार बीजेपी जिस मोड में निकली है, जिस प्रवाह से निकली है, क्या ऐसा लगता है कि विकास बनाम जो पहचान है उसकी राजनीति पर पूरा चुनाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें और एक तरफ हम अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली भी बहुत महत्वपूर्ण था। 27 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी शिखा तो सबसे बड़ा उसके पीछे वजह यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिसका लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा था, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, किसानों को जो पैसे दिए जाते सीधे खाते में, उन योजनाओं की बात करें, दिल्ली उससे लगातार वंचित थी। और बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती थी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीधे तौर पर इन योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। और आपको ध्यान हो कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी इस बात को कहा था कि ममता बनर्जी की अगर बात करें, टीएमसी की बात करें, तो टीएमसी इस पूरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वो महत्वपूर्ण योजनाएं, वो महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसका लाभ जन जन को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो लाभ लेने से जनता को वंचित कर रही है ममता बनर्जी। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था, और यह भी कहा था कि जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वहां पर विकास कार्यों के भ्रष्टाचार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो आम जनता को मिलती, आयुष्मान योजना का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। कई राज्यों में तकरीबन 10-10 लाख रुपए तक का जो लाभ है वो राज्य सरकारें अपने तरफ से 5 लाख मिलाकर के 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सीधा लाभ जो है उन चुनावी राज्यों को मिलना चाहिए, खास करके भले वो गैर बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की अपनी सोच है, अपनी योजनाएं हैं, और वो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को शामिल नहीं करना चाहती हैं। तो बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में बिल्कुल साफ तौर पे राज्य में दिखाई दे रही है कि जो राज्य के लोग हैं, भले वो तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता हो या फिर वहां बीजेपी के सपोर्टर हो, जो भी हो, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार उनको है। और यही विकासवादी नीति को लेकर के, यही स्पष्टवादी नीति को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतर रही है। और आपको धार्मिक और सांस्कृतिक नैरेटिव अगर मजबूत होता है तो वेस्ट बंगाल के ग्राउंड पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होते हुए नजर आएगा? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके के चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है, खास करके जो रणनीति तैयार की गई है, इससे साफ नजर आता है कि आने वाले दिनों में वो वोटर, खास करके जो लगातार प्रताड़ित हुए हैं टीएमसी के समय में, कुछ मुकदमों में लगातार फंसाए गए फर्जी, इसके अलावा उनके ऊपर हमले हुए, अटैक हुए, उनके घरों पर अटैक किया गया, वो कहीं ना कहीं वो वोटर है जो कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर है, जो कट्टर हिंदू है। निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया से जो पश्चिम बंगाल में जो एक इंपैक्ट दिखाई दिया है, कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया जब होगी तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जब शुरुआत हुई उसके बाद वो प्रक्रिया चली, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल छोड़ करके दिल्ली आती हैं, चुनाव आयोग पहुंचती हैं और लगातार 2 दिनों तक दिल्ली में रहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बहुत सारी बातें कहती हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव उनके ऊपर भी नजर आ रहा है। और इस बार बीजेपी जिस तरीके की तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल में जा रही है, तो वो साफ दर्शाता है कि बीजेपी की जो तैयारी है वो बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी है, उनका जो कोर वोटर है वो उनके साथ में है। और शायद यही बड़ी वजह है कि इस तरीके की बातें जो हैं वो अमित शाह भी कहते नजर आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी योजनाओं के लाभ की बात हो केंद्र सरकार की तरफ से जो आम लोगों को मिलनी चाहिए, या फिर मौजूदा समय में जिन पीड़ित हिंदुओं पर की बात करें, जिनके घरों को जलाने की कोशिश की गई, उनके घरों पर हमले करने की कोशिश की गई, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर वहां के आम लोग हों, तो ये चीजें
चीजें बताती हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होने वाला है और उसके ठीक पहले की जो तैयारी है वो भी लगातार गृह और मंत्री अमित शाह की तरफ से बात करें या फिर जोर पार्टी के अन्य आजमाइश नेताओं जो की तरफ से है बात करें तो वो साफ सरकार दिखाई दे और रही है। विपक्ष दोनों की तरफ से पुरजोर तरीके से हो रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।